नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परमाणु के नवक में कौन सा मूल कण होता है? यहाँ पर ना ये टाइपिंग एरर है। आप यहाँ पर परमाणु का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है परमाणु के नवक में कौन सा मूल कण होता है? परमाणु के नाभक कहने का मतलब हुआ कि परमाणु के केंद्र में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आप लोग का आंसर हो जाएगा ना। जो परमाणु के नाभक में रहता, सेंटर में रहता है, केंद्र में, या नाभक में, वो रहता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की स्थिति में डैश है। बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, धातु जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और धातु जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता का ऋण ध्रुव बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जस्ता से एक बर्तन को विद्युत लेपन की स्थिति में डैश बनाया जाता है, मतलब क्या बनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सही। बर्तन को ऋण ध्रुव और धातु जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है ना। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ रहा है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल प्रोटॉन होता है, या दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लंबा है, इसको छोटा कर लेना। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को समझाता है, समझाया है। इन चार साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो ये इनमें से कौन साइंटिस्ट ने समझाया था? ये हो जाएगा रदरफोर्ड ने समझाया था, नील्स बोर ने समझाया था, या जेम्स चैडविक ने समझाया था, या जे थॉमसन ने समझाया था। एक परमाणु की संरचना को किसने समझाया था? कौन से वैज्ञानिक है? एक परमाणु की संरचना को समझाया था हमारे नील्स बोर ने, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान होता है। आवर्त सारणी कहने का मतलब कि वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल, वो उसका हिंदी है आवर्त सारणी। उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समस्थानिकों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, ऑप्शन बी आवर्ती सारणी में उनका स्थान अलग होता है, उनकी द्रव्यमान भिन्न होती है, संख्या भिन्न होती है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गलत ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग होता है। ये स्थान अलग नहीं होता है, स्थान से होता है ना। ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। और गलत है सो है, बाकी जो सब सही है उसको भी आप लोग को ध्यान से देख लेना है। उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या सेम होती है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण जो विभिन्न होता है, बट द्रव्यमान और ये रासायनिक गुण ये दोनों सेम होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। या ये ऑप्शन छूट गया है, ये ऑप्शन हम बोल देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा इसलिए आप लोग का ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग का ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हमने एक बार जो कह दिया कमिटमेंट जो हमने कर दिया, बस कर दिया। अब 40 मार्क्स का आप लोग का ये जीके जीएस करेंट अफेयर और बाकी जो कुछ है सब मिलाकर वो आप लोग करवाएंगे, तो बस करवाएंगे। टाइम कम पड़ने लगेगा, आपको वन वर्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे, उससे कवर करवा देंगे। बट हमने कमिटमेंट कर दिया, बस कर दिया। आप लोग को जरूर बस पेशेंस के साथ मेरी सेशन को देखिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए। कोई अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, क्लियर नहीं होता है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट करके बताएंगे। आपको किसी सेशन में एक दो क्वेश्चन आप लोग को छोड़ते हैं, उसको कमेंट कीजिए। बट पेशेंस से ध्यान देखिए, आपको 110% श्योर रहिए कि हम आपको 40 मार्क्स का ये कवर करवाएंगे, चाहे जैसे हर हाल में करवाएंगे, है ना। क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन, जंग में
जंग लोहे के वजन से निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, यह एक समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन है आप लोग का, सॉरी क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे की वजन में निम्न में से कौन सा होता है? जिस लोहे में जंग लगा हुआ होता है वो क्या होता है? यह लंबे समय तक रहता है, यह पहले घटता है या बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, या इनमें से यह एक समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा सिंपल सी आंसर, जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ता है। और जंग लगता क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हैं, ऑक्सीजन के कारण। जब ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा आता है तो उस पर जंग लगता है ना, ऑक्सीकरण के द्वारा। CO2 और CO2 सॉलिड CO2 गैस के परिवर्तन में क्या कहलाता है? धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, डेल्टा H और डेल्टा H दोनों ऋणात्मक, डेल्टा H और डेल्टा H दोनों धनात्मक, यह इनमें से कोई नहीं है ना। आप लोग को आंसर करना है, जब CO2 सॉलिड CO2 गैस को जब दोनों का कॉम्बिनेशन कराया जाता है क्या होता है? डेल्टा H धनात्मक है, डेल्टा H ऋणात्मक है, डेल्टा H ऋणात्मक और डेल्टा H धनात्मक है, डेल्टा H और डेल्टा H दोनों ऋणात्मक है, डेल्टा H और डेल्टा H दोनों ऋणात्मक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का क्या है? ऑप्शन दीजिए कमेंट करके। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, डेल्टा H और डेल्टा H दोनों धनात्मक है। धनात्मक कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव है ना। वो पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण, उदासीन, अम्ल, क्षार, ऑप्शन डी ई, इनमें से कोई नहीं। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिलिक आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिलिक OH कहने का मतलब क्या होता है कि वो किसी से वो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन रहता है वो ग्रहण करते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है वो ये करते हैं, डोनेट करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? लवण, उदासीन, या अम्ल, या क्षार? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, ये क्षार कहलाते हैं, यानी बेस। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित करने में संबंधित सूत्र है। ये आप लोग का तो सीधे फॉर्मूला ही पूछ दिया है, 3n 2n स्क्वायर n स्क्वायर 2n। तो ये जो आप लोग का फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला ही होता है 2n स्क्वायर। ये निकालने का होता है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो फर्स्ट सेल का निकलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरे सेल का निकलेगा, n के जगह पर 3 रखेंगे तो तीसरे सेल का निकलेगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन हो जाएगा बी 2n स्क्वायर। यहाँ पर n का वैल्यू n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, जितना 1 2 3 रखते जाइएगा जो वैल्यू आता जाएगा उतने वो सेल का वैल्यू ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस वो निकलते जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोर्फस तो या अपशिष्टीय ठोस है? सिलिकॉन कार्बाइड, बेराइट, कार्ट्रिज ग्लास, SiO2 या क्रोम बिटकरी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोर्फस ठोस है? इसको अमोर्फस ठोस को अपशिष्टीय भी तो कभी कहते हैं कई लोग। इसका हो जाएगा ना ऑप्शन आप लोग का सी, कार्ट्रिज ग्लास है। कार्टर ग्लास का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा आप लोग, SiO2, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में आपका ये भी पूछेगा, सीधे पूछ देगा फॉर्मूला कार्टेज निम्न में से कौन सा फॉर्मूला ये कार्टेज ग्लास का है? तो ये होता है SiO2। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए कौन सा किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ये तो लगता है कि हम आप लोग को कल भी करवाए थे, बट कोई नहीं, आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय उपकरण उपयोग होता है, जिसको हम फटी आंखें से, नंगी आंखें से हम लोग नहीं देख सकते हैं? उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, या स्टेथोस्कोप से देखा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का ए, माइक्रोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेग नहीं है, ऑप्शन दो बार हो गया ना, कोई नहीं। घूर्णन यानी टॉर्क नहीं है, विस्थापन नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छाटना है, सदिश राशि इनमें से कौन नहीं है? तो ये सदिश राशि हम लोग का ए भी दोनों नहीं होगा, ए भी दोनों इसलिए आंसर हो गया ना क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है ना, वेग नहीं होगा सदिश राशि। क्वेश्चन कह रहा है MRI मशीन में किस प्रकार के तरंग उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग उपयोग किया जाता है, एक्स किरण उपयोग किया जाता है, पराध्वनिक तरंग उपयोग किया जाता है, या चुंबकीय तरंग उपयोग किया जाता है? ये इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन कह रहा है MRI मशीन में किस प्रकार का तरंग उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का MRI मशीन में चुंबकीय तरंग उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुप्रस्था, अनुदैर्घ्य, विद्युतीय, चुंबकीय। ऑप्शन डी हो जाएगा ध्रुवीकृत, या इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वायु में ध्वनि का तरंग कैसी होती है, तो हो जाएगा वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है जो अनुदैर्घ्य होती है ना। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है। वेग को, आयाम को, तरंग दैर्घ्य को, या आवृत्ति को, इनमें से कोई नहीं। हर्ट्ज में किसे नापा जाता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, वेग को, आयाम को, तरंग दैर्घ्य को, या आवृत्ति को। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, आवृत्ति को है जो ये हर्ट्ज में नापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक का स्रोत होता है। साइक्लोट्रॉन, मैक्रोट्रॉन, लेजर लैंप, कैथोड किरण ट्यूब, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोग ना इस तरह से जो थोड़ा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है ना, बाकी सारा आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है। बस आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए, सारा ऑप्शन आपको आंसर आपको क्वेश्चन से ही निकल जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखिए, जहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप लोग को बस शांति दिमाग से ठंडे से पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्या रहता है, एक तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक का स्रोत है। तो वह जाहिर सी बात है लेजर लैंप तो होगा नहीं, कैथोड तो होगा नहीं, साइक्लोट्रॉन तो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन भी मैक्रोट्रॉन होगा ना। ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है। ध्वनि तरंग, पराध्वनिक तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का लेवल चल गया आपको ऊपर, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर भी, पराध्वनिक तरंग उपयोग होता है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि ध्वनि चित्रण में यानी सोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनिक तरंग उपयोग होता है सोनोग्राफी में। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है ध्वनि। ध्वनि संचरण करने का मतलब क्या हुआ कि ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो किस माध्यम में नहीं ट्रैवल कर सकती है। वो जल में नहीं ट्रैवल कर सकती है, ठोस में नहीं ट्रैवल करती है, गैस में नहीं ट्रैवल करती है, या निर्वात में। निर्वात करने का मतलब हुआ कि वैक्यूम, खाली। तो ध्वनि है जो ये निर्वात में ट्रैवल नहीं करता है ना। दो लगातार सिक्रो सक्सेसिव क्रिएट या दो लगातार कर तो सक्सेसिव थॉट के बीच की दूरी को क्या कहता है। ये ऑप्शन दो तीन ऑप्शन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम लोग को कल वाले सेशन में भी करवाया था। आयाम कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो इसका ऑप्शन मुझे लग रहा है कि आप लोग करवाए थे। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा, रिविजन के तौर पर देख लीजिए। ध्वनि, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कल करवाया था। ध्वनि की वायु में जो वेग का अनुपात होता है वो 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 मील पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो होता है 330 मीटर पर सेकंड। एक तो क्वेश्चन का आपका प्रिंट ही गायब है। अच्छा कोई नहीं। 100 डेसिबल ध्वनि में प्रबलता स्तर किसके समान होता है, किसके समान होता है। तो 100 डेसिबल प्रबलता किसके समान होता है। ये कहने का मतलब हो कि ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा, चारों में से सबसे अधिक शोर गुल हल्ला मचाने वाला होगा, जिससे आम मनुष्य को दिक्कत होता है। तो ये आम बोलचाल भाषा में नहीं होगा, सुनने वाली भाषा में नहीं होता। एक व्यस्त सड़क में आने वाली जाली से भी, इससे भी होता है, एक मशीन शॉप से भी होता है। ऑप्शन सी और डी दोनों से, लेकिन आप लोग का इनमें से कोई एक ऑप्शन छाटना है तो वो सबसे ज़्यादा होता है आपका ऑप्शन डी से, एक मशीन शॉप से आने वाली शोर से। इसका तो आपका ये गायब ही है, मिस प्रिंट, पता नहीं कौन प्रिंट किया था क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, अगली क्लास से ध्यान दे दिया जाएगा। मानव कान का जो शब्द सुनने का जो क्षमता है वो क्या है। 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, इनमें से कौन सा होता है। मानव की ध्वनि की जो सुनने का जो क्षमता है वो है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। इसके बीच में अगर रहता है तो मनुष्य आवाज़ सुनता है। इससे ज़्यादा होता है तो हाइपरसोनिक जिसे कहते हैं। इससे लो होता है जो कि जैसे कुत्ते बिल्ली ये सब सुनते हैं ना, मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति के विस्तार कहते हैं। बिल्ली किस हर्ज पे सुन सकती है किसी भाषा को। 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक, 20 हर्ज से 50 किलो हर्ज तक, 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज तक, 10 हर्ज से 100 किलो हर्ज तक। तो बिल्ली की जो सुनने की जो क्षमता होती है होता है ऑप्शन सी से 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज तक।
एक पियानो के पिच कम करने के लिए क्या है, पियानो की जो पिच है वो कम करने का मतलब क्या होता है, कैसे कम कर सकते हैं? मोटे तार का उपयोग करना चाहिए, तार में तनाव बढ़ाना चाहिए, तार की लंबाई कम करनी चाहिए, तार में तनाव कम करनी चाहिए, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ये जो पियानो का जो पिच है उसको हो जाएगा, तो ये कम करने के लिए तार का तनाव कम करने से जो पियानो का पिच होता है वो कम हो जाएगा, है ना। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ता है, माध्यम के कण की स्थिर रहता है, माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करता है, माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़ बिना ऊर्जा संचारण करता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है? तो जब ध्वनि तरंग की ओर चलती है तो हो जाएगा माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़ बिना ऊर्जा संचारण करती है ना। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? विषाणु को कहते हैं, जीवाणु को कहते हैं, कवक को कहते हैं, या प्रोटोजोआ को कहते हैं? ये इनमें से कोई नहीं। मिट्टी में जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण है वो निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी स्थिरीकरण हो जाएगा जीवाणु। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा, जीवाणु का खोज किसने किया? ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग बताएंगे। फ्लेमिंग ने किया था, लेम्बर ने किया था, इवानोव्स्की ने किया था, या ल्यूवेनहॉक ने किया था? इनमें से कोई नहीं। जीवाणु का खोज किया था, ये ऑप्शन डी वाले ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन कर आप लोग का, बैक्टीरिया का नामांकन किसने किया था? नामांकन करने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को नाम पहली बार बैक्टीरिया किसने दिया था? ये दिया था ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, या ल्यूवेनहॉक ने? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों अलग अलग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखने में एक जैसा लग रहा है बट एक जैसा है नहीं, है ना। बैक्टीरिया का जो नामांकन किया था वो क्या था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भोजन करने वाला अंग होता है, कौन सा अंग होता है जब उसे भोजन? खाद्य रसधानी, संकुचनशील रसधानी, स्यूडोपोडियम, या नाभिक? इनमें से कोई नहीं। भोजन करने वाला अंग ये जो होता है, जो ऑप्शन सी होता है, स्यूडोपोडियम। कुछ कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा पता नहीं है क्यों लग रहा है कि हम आपको हूबहू एग्जाम में आने वाला कोई ना कोई, ये किसी न किसी डेट को आपको हूबहू एग्जाम में आने वाला, क्योंकि हम तक जो भी सेशन करवाया है, जिस भी क्लास में करवाया है, वो क्वेश्चन पता नहीं कोई एग्जाम में वो आता ही आता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस सेशन से भी आपका एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है, एकल विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, मुकुलन होता है, या विखंडन होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है, वो किस तरह से जनन? एकल विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, मुकुलन होता है, या विखंडन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल विखंडन, है ना। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त जीव एक कवक के साथ रहता है, एल्गी एंड फंगस, फंगस एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड वायरस, मोर देन वन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? इनमें से, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन कर रहा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त जीव एक कवक के साथ रहता है, तो इसका आंसर होगा आपका पहले होगा एल्गी एंड फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयर फंगी कहलाते हैं, किसे कहलाते हैं? एक्टिनोसाइटिस, एसेसोमेटिस, साइक्सोसेटिस, या बेसिडियोमेटिस? आप लोग इस पर प्लीज़ हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये लंबा लंबा इन्हें में ना पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो रेयर फंगी जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्शन ए के द्वारा। भाई अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि पता है आप लोग हंसिएगा। कवक द्वारा नहीं लिया जाता है, कवक द्वारा क्या नहीं लिया जाता? ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया जाता है, क्लोरोफिल नहीं लिया जाता है, या सूर्य प्रकाश नहीं लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। कवक द्वारा क्या नहीं लिया जाता है? ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया जाता है, क्लोरोफिल नहीं लिया जाता है, या सूर्य का प्रकाश नहीं लिया जाता है? तो कवक द्वारा ये क्लोरोफिल नहीं लिया जाता है ना। अमीबा का उपयोग डैश के उत्पादन में होता है, अमीबा का उपयोग किसके बनाने में होता है? चीनी बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, शराब बनाने में, या एसिटिक अम्ल बनाने में, या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा का खमीर का उपयोग जो होता है बनाने में, शराब बनाने में होता है ना। अच्छे से देखिएगा। फंगस किस प्रकार का जीव है? परजीवी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, इनमें से कोई नहीं।
तो कॉमन क्वेश्चन है, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस आप लोग हो जाएगा परजीवी है। कवक में पोषण की विधि होती है, ऑप्शन क्या है आप लोग का, सॉरी, कवक में जो पोषण की विधि होती है वो क्या होता है? परजीवी पोषण द्वारा, प्रवाह भोजी पोषण द्वारा, स्वपोषी द्वारा, मृतो जीवी द्वारा। कवक में कौन सी पोषण की विधि देता है? कवक में होता है जो मृतो जीवी पोषण द्वारा होता है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे आप लोग का समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज लोग का 40 प्रश्न उसमें से आप लोग का सही कितना हुआ। और इस तरह की प्रैक्टिस सेशन आगे चलता रहेगा। बस आप लोग धैर्य पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ बनाए रखिए कि 40 मार्क्स का हमने जो कह दिया बस कह दिया। मेरा कमिटमेंट है जो है किसी न किसी हाल में आपको कंप्लीट करवाएंगे और ऑन ए टाइम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है और आज खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम के कुछ हफ्ते पहले हम आप लोग का कंप्लीट करवा देंगे ना। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।